अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब जीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुशामदीद। ये दिन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और कल का दिन हमारे लिए बहुत अलार्मिंग था। वहीं पर अगर हम देखते हैं तो भारत के लिए भी बहुत अलार्मिंग था। समझ से बाहर था कि क्या होता चला जा रहा है। मतलब सारी शिकस्तें अब हमारे पास ही आ गई हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन हमने जैसे ही देखा भारत आफ्टर 10 ईयर्स ये वक्त आया कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को मतलब मात ना दे पाए, यानी उनको शिकस्त हासिल हो गई और ट्रॉफी उनके हाथ से चली गई। और यही बात अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं तो बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में जाने वाला पाकिस्तान मुल्क, जहां पर इस वक्त साइम अयूब नंबर 1 थे, इंजर्ड हुए। और उसके बाद हमने देखा कि टेस्ट जिसमें साउथ अफ्रीका एक नंबर 1 टीम समझा जा रहा है, फाइनलिस्ट है, उसके बाद पाकिस्तान ने उनको जैसे ओडीआई में भी शिकस्त दी, T20 में भी बड़े शानदार मैचेस खेले। लेकिन जब बात आई टेस्ट की तो पाकिस्तान कुछ ना कर पाया और साउथ अफ्रीका ने पहला टेस्ट मैच भी जीत लिया, दूसरा टेस्ट मैच भी बड़े शानदार अंदाज के अंदर जो है वो जीतने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान कमबैक कर पाएगा? क्या शान मसूद की सेंचुरी डबल सेंचुरी बन पाएगी? क्या बाबर आजम का 80+ हमारे लिए फायदेमंद साबित हो पाएगा या नहीं? इस हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आप सबके फेवरेट इमरान सुहेल साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। इमरान साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि प्रेडिक्शन क्या थी बीजीटी की हवाले से आपकी? पहले देखें, बॉर्डर गवास्कर की अगर आप बात कर रहे हैं तो प्रेडिक्शन था कि शायद इंडिया कम बैक कर लेगा। लेकिन इंडिया ने जिस तरह से पहली इनिंग में दिलेरी की और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम को आउट किया, वो इम्पैक्ट वो सेकंड इनिंग में नहीं डाल सके। आई थिंक प्रेशर बहुत ज़्यादा था भारतीय टीम के ऊपर और उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाया। मुसलसल एक तो होता है ना कि आपके अपने लोग भी आपको बैठकर पछाड़ रहे होते हैं सोशल मीडिया पर बैठकर, लेकिन वहाँ पर एक और जो साइकोलॉजिकल एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया ने लिया ना, वो उन्होंने अपने मीडिया का लिया, अपने क्राउड का लिया। और फिर विराट कोहली जैसे प्लेयर को जब मीडिया के थ्रू या उनके प्लेयर के थ्रू आप दबा लेते हैं तो फिर मुझे लगता है कि इंडिया में कोई भी बड़ा प्लेयर होता है शायद ना उठ पाता। मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा को आखिरी मैच में बाहर बैठना चाहिए था। देखिए, आप आखिरी मैच था, डू एंड डाई गेम थी। ज़रूरी थोड़ी होता है कि आप पहले मैचेस में आपने परफॉर्म नहीं किया, आप फेल हो गए हैं तो आप लोगों की बातों में आकर आपने हाथ खड़े कर दिए और आप उस मैच से बाहर हो गए। आपको उस मैच में जाना चाहिए था। देखिए, जब हार भी आपकी है ना तो जीत भी आपकी हो सकती थी, क्योंकि अब आपने तस्लीम कर लिया कि हार आपके ही खाते में आई है। सो रोहित शर्मा का वापस ड्रेसिंग रूम में बैठ जाना, मुझे यही लगता है कि रोहित शर्मा ने ये तस्लीम कर लिया था कि ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर गई और उनके करियर के ऊपर जो सबसे बड़ा जो डैमेज हुआ ना, वो ऑस्ट्रेलिया की ये वाली सीरीज़ हुई है बॉर्डर गवास्कर। और शायद ज़िंदगी में लोग अगर रोहित शर्मा को इख्तिताम अच्छा याद रखना चाहते थे, वो अब अच्छे इख्तिताम को याद नहीं रखेंगे। वो एक कहेंगे कि किसी वक्त वो अच्छे प्लेयर थे। नहीं, इतनी भी बात नहीं है, थोड़ा सा मेरा डिसएग्रीमेंट है इसके अच्छे थे ना। लेकिन देखिए, आपको दुनिया में जो बड़े क्रिकेटर होते हैं ना, वो बड़े अच्छे वक्त में क्रिकेट छोड़ जाते हैं। देखिए, एक बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो है ना, वो इतनी सारी पीछे दी जाने वाली जो कामयाबी है उनको इग्नोर नहीं कर सकती हैं। हुआ। लेकिन देखिए, उसमें सिर्फ अकेले रोहित शर्मा का कसूर नहीं था। अगर एक मैच में जसप्रीत बुमराह ने कप्तानी की, वो मैच भी हार गए। उससे पहले एक मैच वो जीते भी हैं। फिर उसके बाद आप देखें कि इट वाज नॉट ओनली रोहित शर्मा हु वाज नॉट स्कोरिंग। यहाँ पर अगर विराट की बात की जाए, जैसे आपने कहा कि विराट को शायद कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की गई है। विराट अगर दबने वाला प्लेयर होता तो शायद वो अभी तक जो है ना हमारे कुछ स्पेसिफिक खिलाड़ियों की तरह बहुत कुछ बोल रहा होता आकर। तो लेकिन उसने तो जाहिर भी नहीं किया, वो तो अभी तक खामोश है। वो तो इसके हवाले से कोई बात कर ही नहीं रहा है। विराट इज नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट दैट। जरूरी नहीं है जुबान से सब कुछ कहा जाए। विराट की नहीं आई है, जुबान से सब कुछ नहीं कहा जाता। आपके जेस्चर, उनके स्टेटमेंट आई है। आज मीडिया भरा पड़ा कि वो किस तरह के इशारे करते रहे, किस तरह के विराट ने कुछ भी कोई इसके ऊपर जेस्चर के बारे में खबरें हैं कि उन्होंने इशारे किए हैं। देखिए, आप लेटेस्ट खबरें यही हैं कि लास्ट मैच में उन्होंने जो इशारे किए हैं क्राउड की तरफ देखकर और ऑस्ट्रेलियन टीम की तरफ देखकर, वो बहुत ज़्यादा इस वक्त वायरल है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि इस तरह दो बड़े प्लेयरों का इस तरह का इख्तिताम नहीं होना चाहिए था। ये एंडिंग अच्छी नहीं थी। मुझे नहीं लगता अभी इख्तिताम हो गया है। मतलब टेस्ट के अंदर जो है वो अगर विराट ने, रोहित शर्मा ने अगर कहा भी है, और वैसे भी उन्होंने बड़ा क्लियरली ये भी कहा है कि ये हाथ में लैपटॉप लिए और पेन लिए जो है वो लोग जो ये बात कर रहे हैं ना कि इसकी आखिरी मैच खेलते हैं तो फिर आखिरी मैच देखिए, वो उनका फैसला नहीं था। इसमें गौतम गंभीर वाज द वन हु वाज टेलिंग एवरीवन टीम के। लेकिन गौतम गंभीर तो कोच है ना। जब इतने ड्रेसिंग रूम के हालात खराब हुए तो डेकोरम बता दूं, देखिए, जब आप टीम के कैप्टन होते हैं ना
तो फिर आप ही डिसाइड करते हैं कि आप लेफ्ट कर रहे हैं। टीम कैप्टन को कभी भी 11 साइड से कोई नहीं निकालता, चाहे वो कोच गौतम गंभीर थे, चाहे वो गैरी क्रिस्टन थे। 11 साइड में कैप्टन कभी बाहर नहीं होता जब तक वो खुद विड्रॉ नहीं करता। यहाँ पर रोहित शर्मा ने विड्रॉ किया है कि हाँ मैंने चांस दिया है, मैं लोग चाहता था कि कोई नया बंदा मेरी जगह पर खेले, लेकिन आखिरी मैच रोहित शर्मा को खेलना चाहिए था। अगर वो बड़ी नहीं खेल जाते, देखिए मीरा, अगर ये मैच बचा जाते ना, अगर ना खेलते तो नहीं तो फिर सारी उंगलियां फिर उन पर तो वैसे भी उनकी तरफ ही है। अभी तो दो बंदों की तरफ ठीक है ना, उन्होंने लास्ट मैच में कहा कि यार आप करवा के देख लो, करवा लें आप, जसप्रीत बुमराह से कप्तानी करवा लें, शुभमन गिल को रिप्लेस कर दें, आप करवा तो फिर ऑस्ट्रेलिया आने से पहले ही कहते कि आप करवा लो। ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं होता ना। अब उन्होंने देखे कोशिश की है, यही रोहित शर्मा, देखिए क्रिकेट का जो शानदार कप्तानी करता हुआ, क्रिकेट जो होती है ना, क्रिकेट आखिरी बॉल तक लड़ी जाती है और उनको अपना आखिरी मैच एज ए कैप्टन टीम के साथ खेलना चाहिए था। अगर वो 100 कर जाते, 50 कर जाते, तो क्या आपको नहीं लगता कि इंडिया की टीम जो है वो कहीं और खड़ी होती? लेकिन भाग जाना मैदान छोड़ के, मैं इस बात को कभी तस्लीम नहीं करूंगा कि आप मैदान छोड़ के भाग गए। आपको पूरा मुकाबला करना चाहिए था। यंगस्टर्स तो बाद में भी खेल जाते, पूरा क्या उनका कैरियर नहीं पड़ा हुआ था? यही मैच शर्मा आखिरी मैच खेल जाते तो कुछ भी नहीं होता, सिलसिला और होता। यही कहा जा रहा होता कि रोहित शर्मा सेल्फिश हो गए, उन्होंने आखिरी मैच तक जो है वो मैच को रोके, ये मैच ड्रॉ कर सकते थे। अगर ये मैच जीत जाते तो सीरीज ड्रॉ हो जाती, वो तो डेफिनेटली हो जाती। अगर इस सीरीज तो पहले ही हारे हुए थे, आते ना, फिर उनके पास हार और जीत के लिए कुछ नहीं था। ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट था। रोहित शर्मा ने ये मैच ना खेल के, मेरा जो सेंस कहती है, बहुत बड़ी गलती की है। देखिए सीरीज आप हरवा के गए हैं, नए लड़कों ने नहीं हरवाई। आखिरी मैच में आप खेले नहीं, आप चाहते तो ये सीरीज आप बराबर करवा सकते थे। नहीं कर सकते थे, उनको आइडिया था ना कि 2 मैचेस के अंदर पहले ही बहुत कुछ हो गया, मतलब फिर उनको पता चल गया ना, उसका करियर खत्म हो गया टेस्ट क्रिकेट में। करियर खत्म होने की बात नहीं होती है। देखें अभी इंग्लैंड सीरीज आनी है 50 ओवर्स की, इनके 3 मैचेस हैं, वनडे है ना, मैं टेस्ट सीरीज की बात करूं, टेस्ट क्रिकेट की बात करूं। मेन फोकस जो बड़ा टूर्नामेंट है इस वक्त, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर इंडिया नंबर 1 टीम था और कंसीडर किया जा रहा था कि शायद भारत जो है वो कहीं ना कहीं फाइनलिस्ट हो सकता है। एक एलिमेंट ये हो सकता है कि रोहित शर्मा ने कहा होगा कि मैच इतने ज्यादा हारने से बेहतर है अपने ऊपर और तनकीद लूं, यही मैं कह, और मैं अपने ऊपर भी स्ट्रेस लेके आऊं तो मैं रिलैक्स करता हूं। ये एक फैक्टर मैं मान सकता हूं। अदरवाइज अगर आप ये कहती हैं कि उन्होंने नए लोगों को चांस दिया कि शायद वो जीत जाएं, ये बात नहीं, चांस नहीं दिया। सीरीज वो हरवा के चले गए थे। देखिए चांस देने की बात नहीं है, बात ये है कि जब एक शख्स अगर लास्ट मैच में भी अगर पहले परफॉर्मेंस नहीं है, आखिरी मैच में भी ना होती, तो आप सोचे कि उस वक्त क्या एक अंबार होता, कभी भी हो सकता, उस वक्त क्या अंबार होता। लेकिन ये वक्त नहीं था, शान मसूद ने क्या रन्स नहीं किए, वक्त नहीं था। शान मसूद के पास तो ऑलरेडी हमें फर्क ही नहीं पड़ता, हम तो हार चुके हुए हैं टेस्ट सीरीज में। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में तो हमारी पोजीशन बहुत डाउन है। हम टेस्ट सीरीज तो बचा सकते हैं ना, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। एक मैच हारा, 2 टेस्ट मैच अगर ये ड्रॉ, मतलब ये जीत जाते हैं, हम इस पोजीशन में आते हैं। अभी 2 दिन पड़े हैं अभी बाकी, तो 2 दिन में हमारी पोजीशन अच्छी हो सकती है। क्रिकेट है ना, कुछ भी हो सकता है। फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो बहुत पड़ेगा। ये है कि हम लोग एक मैच अगर टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका को हरा भी देते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? हम लोग वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में तो अपनी पोजीशन आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। लेकिन फाइनलिस्ट एंड दे विल बी फाइनलिस्ट। देखिए ये सीरीज है ना, हमारे लिए एक सीरीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक्चुअली बात ये होती है कि जब आपके ऊपर जब बहुत ज्यादा प्रेशर होता है ना, और आपको ये पता होता है गलती से कि आपके साथ एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा लोगों को हैं, उस वक्त आप जो है ना वो जितना मर्जी हम डिफेंड कर लें रोहित शर्मा को, विराट कोहली को, दे आर द रिस्पॉन्सिबल। आप ऑस्ट्रेलिया से हारे हैं, आप ये नहीं कह सकते, आप दीवार के पीछे छुप के नहीं बैठ सकते। Not only them, why KL Rahul was not performing? देखिए आप दोनों ने क्या किया? Why Shubman Gill didn't perform? देखिए उन्होंने तो एक इनिंग अच्छी खेल ही ली ना, एक इनिंग अच्छी खेली ना। इस वक्त अगर हम देखते हैं, दो नुमाया नाम थे सबसे ज्यादा जिनकी लक अच्छी थी। अदरवाइज इस टाइम जो है ना वो बैड लक एक तरफ है। आप देखें यही टीम है जो बड़े शानदार अंदाज में आज तक टेस्ट खेलती है। 10 साल क्रिकेट, 15 खुद कहते हैं मुझे 15 साल हो गए क्रिकेट खेलते हुए, 15 साल के बाद भी आप लक और बैड लक को रोते रहे बैठ के, और आपके पास इतनी पावर्स ना हो कि 100 आप मैच ले जाए। इसका मतलब है फिर ऑस्ट्रेलिया ने जो लोगों नए लड़के खिलाए वो तगड़े थे आपसे, उनके पास तजर्बा ज्यादा था। गेम में टेस्ट क्रिकेट ऑल अबाउट एक्सपीरियंस गेम। लेकिन गेम में देखें हार जीत होती है। बड़ा अगर देखा जाए तो एक मीडिया के हवाले से जो है, स्पेशली जिन लोगों के सोशल ये बात आपने सही की ना, मीडिया वॉर, बड़ा एंटरटेनमेंट, ये मीडिया वॉर थी। और ऑस्ट्रेलिया में हमेशा बताऊं आपको, जो कभी भी किसी टीम को दबाना हो तो जो एक इम्पैक्ट होता है ना मीडिया का वहां पर, वो, और दूसरा प्लेयर स्लेजिंग। इस मैच में तो शायद 1-2 प्लेयरों ने किया ना इस सीरीज के अंदर,
वरना प्लेयर स्लेजिंग के अंदर तो वो साइकोलॉजिकली चढ़ाई करते हैं। एक दो प्लेयर्स ने क्या किया है, मुझे तो लगता है पूरा ऑस्ट्रेलिया स्लेजिंग कर रहा था। वो चढ़ाई की उन्होंने। अगर भारत जीत जाता तो ये बड़ा अच्छा जवाब होता उनको। इंडिया को जाने से पहले ये पूरा माइंडसेट बना के जाना चाहिए था। वहां स्लेजिंग भी होगी, मीडिया भी आपके अगेंस्ट होगा, सब कुछ आपके अगेंस्ट होगा, पर आपको कूल माइंड के साथ ठंडे। टेस्ट क्रिकेट है ना, बेसिकली टेस्ट क्रिकेट सेशन टू सेशन चलती है। टेस्ट क्रिकेट 5 दिन का खेल नहीं है, टेस्ट क्रिकेट हर एक सेशन का खेल है। एक सेशन जीता, अगला भी जीतना है। इनमें आपको कम से कम 2 सेशन जो 2 सेशन जीतता है ना, वही टेस्ट मैच जीतता है। आप कहें कि मैं पहला दिन अच्छा खेला और अगले दिन के 3 सेशन आप हार गए, तो आप टेस्ट मैच हार गए ना। यहां वेरी करता है कि जो भी टेस्ट क्रिकेट को लाइक करता है, मैं टेस्ट क्रिकेट को बहुत लाइक करता हूं, मैं देखता हूं लोगों का टेम्परामेंट कैसा है। पूरी पॉलिटिक्स की तरह है टेस्ट क्रिकेट, सियासत की तरह। जो स्ट्रॉन्ग कैप्टन होता है, दिमागी तौर पर मजबूत होता है, बैट्समैन, बॉलर और कप्तान, वही हावी होता है दूसरी टीम पर। जहां नर्व्स कंट्रोल हुए नहीं, आपके आउट ऑफ कंट्रोल हुए, वहीं पर आप टेस्ट मैच हार जाएंगे। मैंने बड़ी बड़ी टीमों को छोटी टीमों से हारते देखा टेस्ट मैच के अंदर। चलें, ये तो खैर टक्कर की टीम थी और ऑस्ट्रेलिया और भारत एशेज एक तरफ है, पाकिस्तान इंडिया एक तरफ है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक तरफ है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया का हमेशा से जो है ना वो बड़ा एक आई बॉल्स रहे हैं इस जानिब, और कोई बात नहीं, समटाइम्स इट्स योर टाइम, समटाइम्स इट्स नॉट, तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट चीज आगे बड़ा टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी का है। और वो एक काफी जो है ना वो कैची सिचुएशन है। अच्छा, इससे पहले मैं बाबर के ऊपर आना चाहूंगी। मैंने एक एस्ट्रोलॉजर से पूछा, गुज़श्ता रोज मेरी मुलाकात हुई उनसे, तो मैंने उनसे पूछा कि बाबर आजम जो है वो बड़ा स्कोर करते हुए नजर आ रहे हैं। यू नो, एस्ट्रोलॉजी का बड़ा एक एंटरटेनमेंट वाला फैक्टर होता है क्रिकेट के अंदर, स्पेशली अगर हम देखते हैं। तो उनका ये कहना था कि बाबर का 2024 थोड़ा जरा डाउनफॉल था, 2025 से ही उसकी बेहतरी जो है वो शुरू हो गई, और वो आपको नजर भी आ रहा है कि उसने पहले मैचेस में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। खैर, एस्ट्रोलॉजी एक तरफ है, ये तो एक फन फैक्टर है, लेकिन अगर हम बात करते हैं ओरिजिनली बाबर आजम की, अगर हम फॉर्म देखते हैं तो हमें लौटती हुई नजर आ रही है। बेशक बाबर आजम कितनी बॉल्स पर स्कोर कर रहे हैं, कितना स्कोर कर रहे हैं, आई वॉज द वन हु वॉज सेइंग कि बाबर आजम इज नॉट परफॉर्मिंग एंड बाबर आजम शुड नॉट बी इन द टीम, स्पेशली इन द T20 टीम के अंदर है बाबर रिजवान को अब जो है वो नए लोगों को, यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए। एक T20 एक बेसबॉल क्रिकेट का नाम होता है, एक फास्ट क्रिकेट होती है, लेकिन यह है कि बाबर की जहां पर जरूरत पड़ी है बाबर कोशिश कर रहे हैं परफॉर्म करने की। डू यू थिंक उनकी फॉर्म वापस आ रही है, कुछ बेहतरी लेकर आ रहे हैं अपनी क्रिकेट में वो? देखिए, आपकी थोड़ी बहुत बात से मैं एग्री कर जाता हूँ कि फॉर्म वापस आने वाली, लेकिन अगर आप कहें कि इसको आप उनका कमबैक कह सकते हैं, मैं कमबैक नहीं कहूँगा इसको, इसलिए कि अगर आप उनकी बारी देखें, मुझे वो बारी लगी नहीं। अगर आप ये कहेंगे बाबर ने अपनी गलतियों से सीखा है, तो बाबर ने अपनी गलतियों से अभी भी नहीं सीखा। अभी भी जिस शॉट के ऊपर उसको काम करना चाहिए था, उस शॉट पे उसने काम नहीं किया। रन्स कर जाना, शान मसूद ने 100 कर लिया ना, 100 कर लिया, आप 2 साल जान नहीं छोड़ेगा आपकी, राइट। और आप कहेंगे जी देखो 100 नहीं किया इसने, पहले भी 100 मेरे ख्याल से किया था। करते हैं ना हमारा अलमिया ये है कि 10 मैचों के बाद 100 कर लिया और यार फॉर्म में वापस आ गया। साइम अयूब को देखिए कितने मैचेस नहीं खेले, हम वो फॉर्म में वापस आए, फिर उसके बाद कंटिन्यू रन्स कर रहे हैं। इस मैच से डिसाइड नहीं होगा ना, इस सीरीज से ये डिसाइड होगा कि बाबर फॉर्म में वापस आ गए। ये कंटिन्यू करेगा अगर रन्स, देखिए चैंपियंस ट्रॉफी एंड आपकी जो बायलैटरल सीरीज आ रही है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, और फिर ट्राई नेशन सीरीज, ये 3 सीरीज में अगर बाबर रन्स करते हैं तो मैं इस बात पे एग्री कर जाऊंगा कि जो आपके एस्ट्रोलॉजिस्ट कहते हैं और जो आप कहती हैं कि जो फॉर्म में वापस आ गए, जो बहुत सारे उनके जो फेवरेट जो लोग हैं जो मीडिया पे चला रहे हैं इस वक्त कि हाँ वो वापस आ गए, रन्स करके दिखाएं, कंसिस्टेंट रन्स करके दिखाएं। और आप अगर वही ऑन साइड पे आउट होने जा रहे हैं हर दफा ऑन साइड पे, या आप वो गली और थर्ड मैन की जगह पर आप कैच दे रहे हैं, तो इट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं अभी भी वो चीजें नहीं सीख के आए। आपके ड्राइव्स के देखिए, अगर आपने ड्राइव्स पर रन्स किए हैं, हाँ। सीधे शॉट्स पर रन्स किए जो आपकी फेवरेट शॉट्स हैं, हाँ। तो फिर गलती उन बॉलर्स की है जिन्होंने आपको मार्क नहीं किया। आपको बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ अगर मुझे बताएं, यही मैं ले आऊँ ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स, ये जो इंडिया के अगेंस्ट खेले हैं, तो क्या आपको लगता है कि बाबर आजम को वो बड़ी आसानी से 50-100 करने देंगे? नहीं, वहां पर तो नहीं, मुश्किल है, गोलाबारी शुरू हो जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुश्किल है, लेकिन समटाइम्स जब लक भी आपकी साइड पर होती है ना, तो फिर उस टाइम ऑपोजिट टीम को भी समझ नहीं आ रहा होता, आपकी चल जाती है लक। और दूसरा ये एक बहुत बड़ी रियलिटी ये है कि ये सबको नजर आ रहा है कि ये बैटिंग विकेट है। मुझे नहीं समझ आती है कि पाकिस्तान इतने मामूली रन में कैसे ऑल आउट हो गया। ये बड़ी एक हैरान कुन बात है, इस पर तफसीलन बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जैसे हम बाबर की बात कर रहे हैं, बाबर की शॉट्स की जिस तरह से आपने बात की है कि वो जिस तरफ से खेल रहे हैं, जिस तरह से खेल रहे हैं, मुझे ऋषभ पंत की बात याद आई कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया सीरीज में उन्होंने एक शॉट खेली थर्ड मैन की तरफ, तो सुनील गावस्कर ने उनको स्टॉपेट कहना शुरू कर दिया वाइल्ड कमेंट्री।
तो आप देखें कि वो ऋषभ पंत है और बाबर आजम की क्रिकेट जो है वो और तरह की है, बाबर आजम की फैन फॉलोइंग और तरह की है। अलबत्ता ऋषभ पंत एक मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर है आईपीएल का, उसको अगर डांट पड़ सकती है ऐसी शॉट खेलने पर, तो आप सोचे कि बाबर आजम को डांटने वाला कोई भी नहीं है यहाँ पर कि बाबर तुम क्यों बार बार ये शॉट खेल रहे हो। प्रॉब्लम इज दिस कि हम लोग प्लेयर नहीं बनाते, हम लाडले बनाते हैं। देखिए दुनिया में प्लेयर्स का क्राइटेरिया होता है, अगर प्लेयर परफॉर्म कर रहा है और अगर वो गलतियां भी कर रहा है तो उसके मेंटोर्स आकर उसको बताते हैं, उसका कोई ना कोई मेंटोर तो होता है ना। अगर ऋषभ पंत को इतनी बातें गवास्कर ने की तो उसने सुनी होंगी और स्कोर भी किया, और उसने आपने क्या उसके अगेंस्ट कोई बात सुनी कि ऋषभ पंत ने ये कहा? हालांकि पूरी दुनिया में अगर अपने बच्चे को डांट देना हम 10 लोगों के सामने तो बच्चा भी नाराज हो जाता है, मुंह बना लेता है या वहीं पर बोल पड़ता है। सो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास अपने लोगों को सिखाने के लिए लोग नहीं है। मुझे कोई एक बंदा बता दें जिसने आज तक स्क्रीन पर आपने खड़ा होकर देखा होगा, बाबर को खड़ा होकर हमने बड़े बड़े इवेंट्स में देखा है, वसीम अकरम कभी किसी फास्ट बॉलर को सिखा रहे होते हैं, बाबर को कभी किसी ने खड़ा होकर बताया कि बाबर क्या सुनना चाहता है? पहले ये बात, क्या बाबर को किसी ने सिखाने की कोशिश की? और दूसरी बात वाली, क्या बाबर अपने आप को वाकई किंग समझता है? वो अपने आप को एक आम इंसान नहीं समझता। सबसे पहले आपको एक इंसान, अच्छा इंसान और अच्छा लिसनर बनना पड़ता है, उसके बाद आप लेजेंड बनते हैं। अगर आज कोई बाबर को लेजेंड कहता हूं तो मैं कहता हूं उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। लेजेंड वो होते हैं जो अपने मुल्कों को बड़े इवेंट जिता के जाते हैं, बड़े बड़े मैचेस जिता के जाते हैं। आज रिकॉर्ड खोल लेना, आज लोग सुन रहे हैं बैठे, बहुत बोलेंगे। मुझे बताएं बाबर ने 100 कितने मैच जितवाए? आपको याद है 100 बाबर ने एक मैच निकाल के ले गया? 1-2 मैचेस शायद रिकॉर्ड पर हो। बाबर अपनी सेल्फ इनिंग्स बहुत खेला है। सचिन तेंदुलकर ने अपने पूरे करियर में, बहुत सारे आपके ये प्रोग्राम इंडियन सुनते हैं, सचिन तेंदुलकर को देवता मानते हैं, वो कहते हैं बहुत बड़ा बैट्समैन, हम भी कहते हैं बहुत बड़ा बैट्समैन, लेकिन सचिन तेंदुलकर का इंडियन क्रिकेट टीम की जीत में कितना किरदार था? क्या 50% था? मैं समझता हूं 25% भी नहीं था। हाँ, उसकी अपनी परफॉर्मेंसेस बहुत ज्यादा थी। वो एक लेजेंड बैट्समैन था, 10,000 से ज्यादा रन कर दिए, 100 से ऊपर सेंचुरी कर दी। क्या बाबर ने अपने स्कोर्स के अंदर जो उसके अब रन हैं उसके अंदर पाकिस्तान को कितने मैच जितवा के गया? देखिए अगर सचिन ने स्पेसिफिकली कमेंट करने बात, दूसरी बात, हम वापस आते हैं। अब मैं बात करता हूं अपने उन लेजेंड्स की, मोहम्मद यूसुफ की, यूनुस खान की, इंजमाम की। ये कभी अपने दौर में किंग नहीं कहलाए गए, लेकिन ये लेजेंड्स कहलाए गए। क्यों? कि इन्होंने पाकिस्तान को हारी हुई बारियां जितवाई हैं। बाबर ने आपको कितनी हारी हुई बारी जिताई हैं? शाहिद खान अफरीदी ने आपको हारे हुए मैच जितवाए हैं। लोग मायूस होकर टीवी बंद करके टीवी तोड़ के भाग जाते थे, लेकिन जब वो दोबारा देखते थे मैच का रिजल्ट तो शाहिद खान अफरीदी जैसे प्लेयर, वसीम अकरम जैसे प्लेयर, ये लेजेंड्स, इंजमाम, यूसुफ, यूनुस, ये जितवा के जाते थे। अब्दुल रजाक जैसे प्लेयर, वो 100 मैच। क्या आपके प्लेयर में ये एबिलिटी है? नहीं है। अगर किसी को एतराज है मेरे से 100 दफा हो, लेकिन ये मैं बात खुल के कहूंगा, आपको प्लेयर्स वो चाहिए जो आपको जीत दिलवाएं। अपनी अब परफॉर्मेंस किसकी हो रही है? मुझे बताएं, बाबर रैंकिंग में नंबर 1 पर रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो कंसिस्टेंटली अपने लिए रन्स करते हैं। कभी पाकिस्तान के लिए रन्स किए? मुश्किल वक्त में कभी कुछ 100 दिखाए बाबर ने किया? अब देखिए बात 100 की नहीं है। मैं तो हमेशा से ये कहती हूँ कि आपके 30 रन भी अगर मैच विनिंग है तो वो हमारे लिए इनफ है। हमें तो मैच जीतने से गर्ज है ना, हमें किसी की स्पेसिफिकली सेंचुरी से गर्ज नहीं है। बाबर की अगर मैं बात करती हूँ, बाबर, शादाब, शाहीन, हसन अली, ये वो टीम है, चैंपियंस ट्रॉफी नजदीक आ रही है कि ये हमारे दिफाई चैंपियंस हम इन्हीं की वजह से बने हैं। देखिए आप हसन अली का नाम ना लें, आपको लगता है कि वो वापस आएंगे? क्यों अभी वापस नहीं आएंगे वो, लेकिन मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ कि उस वक्त हमारा ये एक बड़ा पॉपुलर, आपकी बात में पहले तो थे। देखिए हसन अली ने भी मैचेस जितवाए हैं, हमें उसने विनिंग परफॉर्मेंसेस हमें दी हैं। सरफराज अहमद बड़ा शानदार कप्तान रहा है, देखें आप, चैंपियंस ट्रॉफी का विनर कैप्टन रहा है। हमारे यही प्लेयर्स हमें मैच जितवाते भी थे। हमने भारत को ऑल आउट किया था इन्हीं प्लेयर्स की मदद से, इसी शाहीन की मदद से, इसी नसीम शाह की मदद से। उसके बाद जाकर जो सडनली एक जो स्पैन आया ऐसा जहां पर हमारे प्लेयर्स ने सडनली डाउनफॉल आया, उसमें इंजरीज का बहुत बड़ा रोल है। आप देखें अभी साइम अयूब इंजर्ड है, उनको लंदन लेकर जाया गया है। हमारे सदर जरदारी, आसिफ जरदारी ने भी उनसे जो है वो बात की है, फिर मोहसिन नकवी साहब ने उनसे बात की है। इनफैक्ट उनको लंदन भेजा गया कि अपना इलाज उससे क्या होगा? यही चीज, चले इलाज तो होगा ना, आई विश कि जल्दी रिकवरी हो। इसकी एक एंकल मुड़ा है, उसके लिए आपने उसको लंदन भेज दिया है माजरत के साथ, उसका 6 हफ्ते का रेस्ट है, वो एनसीए के अंदर भी रिहैब कर सकता है।
लंदन भेज के खबरों में आने की जरूरत नहीं है। मेरा पहली बात तो आपने अगर खबरों में आना ना तो आपने ये बताना कि हाँ मैंने जो फिजिशियन है ना जो उनको जो है वो इस तरह से चला कर लेकर गए हैं सिचुएशन में, उनको भी खैर उनका भी मैंने क्रिकेट खेली, मेरा भी अंकल बुढ़ा था और मेरा भी 6 महीने के बाद मैं ठीक हो गया था। ये सिर्फ लाइमलाइट में आने वाली चीजें हैं कि उसको बुला लिया, उसको लंदन भेज दिया आपके पाकिस्तान। इसका मतलब है कि आप किसी का पाँव भी मुड़ेगा मीरब, किसी भी प्लेयर का, तो आपके पाकिस्तान में ऐसा कोई बंदा नहीं है शायद नहीं है। नहीं अगर होता तो क्या ये सॉरी टू से होता तो क्या हसन अली अभी तक 100% रिकवर फिर आप सोचें फिर आप सोचें कि आप कहां खड़े आप अपने मुल्क के अंदर इतने बड़े स्टेडियम्स बना सकते हैं, क्या आपके पास एक डॉक्टर नहीं है जो उस बंदे के एंकल ठीक कर पाए? मतलब आपके मुल्क में कौन नहीं है? वक्त के साथ आपके मुल्क में तो वो डॉक्टर आए, मैं डॉक्टर असगर अली शाह साहब की बात कर रहा हूँ, उन्होंने लोगों के कटे हुए हाथ जोड़ दिए। मतलब ये मुझे मेरी समझ में नहीं आई कि एक आपका एंकल मुड़ा और आपको क्या लगता है कि इससे वो चैंपियंस ट्रॉफी में वापस आ जाएंगे? चैंपियंस ट्रॉफी में उन्हें आना भी नहीं चाहिए, आगे बड़ी लंबी जर्नी है साइम अयूब के लिए भी, बड़े टूर्नामेंट्स हैं, अभी वर्ल्ड कप है, एशिया कप है। मैं उनकी तारीफ करता हूं कि उन्होंने बुला के एक प्लेयर की हौसला अफजाई की। हौसला अफजाई करना अलग बात है, उसको लंदन भेज देना इलाज के लिए वो अलग बात है। वो मुझे समझ में नहीं आया एज ए प्लेयर कि आपके प्लेयर का पाँव मुड़ा है, 2-3 लिगामेंट्स टूटे होंगे, आपकी अगर हेयर लाइन इंजरी भी आई है तो वो तो पाकिस्तान में भी आराम से ठीक हो सकती है, तो उसको इतनी बड़ी खबर बनाने की क्या जरूरत थी? चले भेजा है तो आई विश के वो रिकवर जल्दी हो जाएंगे, वो यहाँ भी हो जाते हैं। रिकवरी से मतलब है उनकी 6 हफ्ते का रेस्ट है। हाँ मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह करे वो इंग्लैंड गए हैं और वहां पर गोरे कुछ ऐसा कर दें कि वो आते ही जनाब चैंपियंस ट्रॉफी में छक्के मारने शुरू हो। ऐसे नहीं होगा ना, मुझे भी पता है। उनको एनसीए में जाना पड़ेगा। अभी आप देखें अगर हम हसन अली की बात करते हैं, उनकी आज तक एल्बो इंजरी 100% ठीक नहीं हो पाई है। नसीम शाह इंजरी के बाद हमें उस तरह से नजर नहीं आया, शाहीन आफरीदी हमें उस तरह से नजर नहीं आया इंजरी के बाद, हारिस रऊफ अपनी फॉर्म में आए, मामूली सा उनको इंजरी थी, उनकी बहुत खतरनाक नहीं थी, बट ये है कि उसके बावजूद जो है वो अप डाउन रहते हैं किसी ना किसी तरह से। यही एक प्रॉब्लम है जिसका मैं जिक्र करी थी कि हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेज ना होना, हमारा बोर्ड पहले उसके अंदर अनस्टेबिलिटी, फिर उसके बाद जो है वो आप देखें कि हमारा कैप्टन कभी कोई है कभी कोई है, कप्तानी एक बहुत बड़ा हमारा मसला रही, हमारी कोचिंग एक बहुत बड़ा इशू रही, चेयरमैन हमारे बदलते रहे, ये सब चीजें जो है ना ये तोड़ती हैं। आज भारत का कोच बदला है, गौतम गंभीर आए हैं, राहुल द्रविड़ गए हैं, तो आप देखें कि क्या उनकी परफॉर्मेंस वैसी ही है जैसी राहुल द्रविड़ के अंडर थी? चीजें बदलती हैं जब तो उसके मसाइल आते हैं और उसका इम्पैक्ट आता है, ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है। देखिए मेरा ख्याल है कि आपने जो बात की है, कंसिस्टेंसी नहीं है हमारी टीम के अंदर। आप जब तक चैंपियन ट्रॉफी खत्म नहीं हो जाएगी ना, आप ये डिसाइड ही नहीं कर सकते कि आपका कप्तान कौन होगा लॉन्ग टर्म के लिए और आपका कोच कौन होगा। आपका कोच भी तो आपको पता है ना आर्जी तौर पर लगाया गया, अभी टेम्परेरी उसकी अपॉइंटमेंट है। रिजवान की भी चैंपियंस ट्रॉफी तक है, उसके बाद डिसाइड होगा कि कौन किस फॉर्मेट में कंटिन्यू करेगा। अभी तो आपके जो टेस्ट कैप्टन है उनका भी नहीं पता, अभी उनकी भी खबरें चल रही हैं कि अगर ये सीरीज वो हार गए हैं, अब उन्होंने 100 कर दिया, एज ए प्लेयर तो वो खेलेंगे, क्या एज ए कैप्टन वो कंटिन्यू करेंगे? आई डोंट नो कि वो कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब वेस्ट इंडीज़ के अंदर आप क्या श्योर है कि शान मसूदी कप्तान होंगे? अभी अनाउंस हुए हैं क्या? मुझे नहीं लगता, शायद कर दें उनको कंटिन्यू। तो मेरा ख्याल है कि ये जो आप बात कर रही हैं ना, ये जब तक हमारे सेटअप के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक आप ना कैप्टन की स्टेबिलिटी को देख सकते हैं और ना ही आप स्टेबिलिटी को देख सकते हैं कि आपकी टीम के अंदर प्लेयर किस तरह परफॉर्म करते हैं। चलें लेट्स सी, अगर हम देखें, हम जिस तरह से बात कर रहे थे कि भारत के 3 मैचेस हैं, अभी सीरीज हैं, फिर उसके बाद पाकिस्तान के पास अगर हम देखते हैं वेस्ट इंडीज़ का टेस्ट है, फिर उसके बाद हमारी ट्राई नेशन सीरीज है, इस तरह से डिफरेंट जगहों पर जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां हो रही हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अभी तक जो है वो सिर्फ इंग्लैंड ने अपने प्लेयर्स हमेशा से नंबर 1 रहे हैं और उन्होंने बताया उनके लिए आसान था, लेकिन बाकी इस वक्त हमारे पास जो है ना वो साइम अयूब के बगैर, इट्स नॉट ओनली साइम अयूब के, हम कहें कि सिर्फ साइम अयूब पे हमारा एक फोकस था, लेकिन एक टीम बनी हुई थी, एक मोमेंटम बना हुआ था, वो टूट गया है। बहुत बड़ा लॉस, तो लॉस है। और अब मैं 100% नहीं कह सकती हूँ कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी है। आप 100% नहीं कह सकते, सेमीफाइनल में पहुंचेंगे। नाउ आई एम वेरी डाउटफुल। डाउटफुल इसलिए कि देखिए अब आपके पास ऑप्शंस क्या बचती हैं? एक ही आप बात करें जा रहे हैं हम वापस लेकर। अच्छा मुझे बताएं, इतना हल्का सेटअप है हमारा, मेरा ये वेरी गुड पॉइंट अब ये डिस्कस करने वाला। एक साइम अनफिट हुआ, आपके पास कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आपके पास रिप्लेसमेंट क्या आ रही है? इमाम, जो कि पहले पाकिस्तान से खेल चुके हैं। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर कोई बंदा इंजर्ड होता है तो उसको रिप्लेस कौन करने आता है? वो आके डेब्यू में 5 आउट कर जाता है, 4 आउट कर जाता है, वो आता है डेब्यू पे 100 कर जाता है।
क्या आपने अभी तक अपना सिस्टम ऐसा नहीं बनाना, ना बनाया जाएगा? मैं आपको ये भी बता दूं, मेरी उम्मीद है कि कोई बंदा ऐसा है कि सेटअप बनाए कि एक प्लेयर के पीछे 3-3 प्लेयर खड़े हों। और ये बात हम आज से नहीं कर रहे, ये बात 10, 15, 20 साल से पहले से हो रही है कि क्या हमारे एक प्लेयर के पीछे 3 प्लेयर क्यों नहीं खड़े होते। आज मुझे बताएं, अल्लाह ना करे हमारा कोई ऐसा एक फास्ट बॉलर और ऐसा एक आधा बैट्समैन और अनफिट हो जाए, तो आप किसको खिलाएंगे? फिर हम यंगस्टर्स को लेके आएंगे, यंगस्टर्स परफॉर्म नहीं करेंगे। अगर वो परफॉर्म ना कर पाया बड़े इवेंट के अंदर, तो सारी जिंदगी क्रिकेट से बाहर हो जाएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आपको अपने क्रिकेट सेटअप के अंदर बैकअप बनाना पड़ेगा। जब तक आप बैकअप नहीं बनाएंगे तब तक आप ये ना सोचें कि आप बहुत बड़े बड़े इवेंट जीत जाएंगे। बैकअप ही नहीं है। मुझे बताएं, आपने अभी PSL करवानी है, आपके पास इस दफा माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स आए हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई है। अगर आप उनके साथ खिलाकर अपनी फिर से एक अलग T20 की टीम ना निकाल पाए, आपको क्यों ऐसा करना पड़ता है? टेस्ट में भी वही प्लेयर, वनडे में भी वही प्लेयर, T20 में भी वही प्लेयर। अच्छा क्या होगा? एक और अलमिया क्या है, जो PSL में T20 में परफॉर्म करता है वो टेस्ट मैच के लिए सिलेक्ट हो जाता है। जो हमारी डोमेस्टिक में 4 डे के लिए परफॉर्म करता है वो T20 के लिए सिलेक्ट हो जाता है। मतलब हम क्रॉस चलते हैं, सीधा नहीं चलते भाई। जो टेस्ट 4 रोजा क्रिकेट में परफॉर्म करता है उसको टेस्ट क्रिकेट में खिलाओ, जो आपका T20 में परफॉर्म करता है उससे T20 में खिलाओ। PSL के अंदर जो परफॉर्म करता है, हम क्यों उल्टा चलते हैं? नहीं तो बड़े टूर्नामेंट में तो हमने कभी इतनी बड़ी तब्दीली हम लेके ही नहीं आए। हमने कहां पर ऐसा किया है कि हमने किसी बड़े यंगस्टर को एक सडनली एक मौका दिया हो? आपने देखा ये अभी नीतीश कुमार रेड्डी खेलते हुए नजर आए हमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। हमें न्यूजीलैंड में जब हमने देखा भारत के साथ मैच था, सरफराज खान खेलते हुए नजर आए। रणजी ट्रॉफी से आए हैं वो, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया में आप देखें अभी सैम कॉन्स्टास खेलता हुआ हमें नजर आया। जायसवाल किस प्लेटफॉर्म से आए थे? जायसवाल हो सकता है अपना ODI में डेब्यू भी करें। हमारे पास यहाँ पर मसला ये है कि हम तो किसी को लेकर ही नहीं आते हैं। अब जब बड़े टूर्नामेंट की बात आई है, हम वही नाम गिन रहे हैं, हम शादाब का नाम काउंट कर रहे हैं, हम इमाम का नाम काउंट कर रहे हैं। हमारे पास वही 4-5 प्लेयर्स हैं। उस दिन भी ये बहस हो रही थी, आपने यहाँ पर वो स्पिनर की बात हो रही थी, उनके मुझे नाम नहीं याद, जिस स्पिनर पे आप बात कर रहे थे कि शादाब की जगह वो स्पिनर होना चाहिए, सुफियान मुकीम। देखिए मेरा, मुझे कोई एतराज नहीं है, नया प्लेयर आया, किसी को भी नहीं होना चाहिए, टैलेंटेड है, तो क्यों उसको कंटिन्यू नहीं करते आप? सुफियान मुकीम क्या आपकी जो टीम है उसके साथ कंटिन्यू कब से ट्रैवल कर रहे हैं? मुझे बताएं कि क्या हमने उसको 3-4 सीरीज पिछली खिलाई? देखिए इमर्जिंग कब से अगर आए हैं वो, उसके बाद उन्होंने हमें हमारे साथ सीरीज में उन्होंने परफॉर्मेंस दी है और यही अभी तो प्लेटफॉर्म तो यही था ना, यहीं से उन्होंने आना था। अब सडनली ऐसा तो नहीं है कि उनको जब उन्होंने ज्वाइन करनी थी क्रिकेट, जब उन्होंने सामने आना था उसके बाद से। क्या ये आखिरी चैंपियन ट्रॉफी है? क्या ये आखिरी वर्ल्ड कप है? सुफियान मुकीम के अगले मैचेस नहीं खेल पाएंगे? चलिए मुझे कंटिन्यू करें ना। जो बहस हो रही थी उसका मकसद ये था, शादाब का नाम आपने इसलिए शामिल किया था क्योंकि रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि शादाब होंगे। शादाब का नाम इसलिए शामिल किया था कि मैंने शामिल कर दिया, लेकिन कर दिया ना। अब उसके बाद अगर शादाब, हम अगर अपनी राय देते हैं, हमारी पर्सनली क्या राय होती है, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हम इस प्लेटफॉर्म पर बैठकर वो बात कन्वे करें जो बेहतर है। देखिए सुफियान मुकीम को खेलना चाहिए, प्रॉब्लम ये है कि आपके सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप जब सुफियान मुकीम देखिए, उस बेचारे ने कितना परफॉर्म किया डोमेस्टिक के अंदर, चैंपियंस कप में परफॉर्म किया, पर जैसे उसका नाम 15 के लिए आएगा ना, तो 10 लोग खड़े होंगे, वही लेजेंड टेस्ट क्रिकेटर जिनको हम ही बात करते हैं, वही कहेंगे यार हमें नहीं लगता ये बड़ा टूर्नामेंट खेल पाएगा क्योंकि इसके पास वो एक्सपीरियंस ही नहीं है। भाई फिर खिला दो, फिर ये ना सोचो कि तुम हारोगे या जीतोगे। मैं यही तो कहता हूँ कि साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमें बड़ी टीमें नहीं खिलानी चाहिए, हमें 3-4 नए लोग खिलाने चाहिए ताकि उनको प्रेशर हैंडलिंग करना है। हम खिलाते कहाँ? हमने ऐसे ही बनाया है ना, साइम को ऐसे बनाया ना। तो फिर हम क्या करते हैं, हम जैसे जिम्बाब्वे के अगेंस्ट सीरीज आई, ले आओ जी बाबर को, जी उसको फलाने को ले आओ। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, हमें तब यंगस्टर्स, इंडिया क्या करता है, इंडिया और हमारे में फर्क ये है कि वो जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलने जाते हैं तो अपने 10 प्लेयर भेजते हैं। हम जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलने जाते हैं तो हम 2-3 लड़के डालते हैं। यार हम 10 क्यों नहीं डालते? हमारे मतलब थे काफी नए लड़के थे जिम्बाब्वे के खिलाफ। हमने मतलब हम कंटिन्यू दे ना कि हाँ यार 8 लड़के ना, 8 लड़के पूरी की पूरी सीरीज खेलेंगे, कोई चेंज नहीं है, सब पुराने नए लड़के, जो पुराने लड़के उनको रेस्ट करवाओ। पर दूसरी तरफ कोच को ये भी डर होता है, यार नए लड़के खिला के हार गए तो मेरी तो अपॉइंटमेंट नहीं है, तो लोग कहेंगे चंगा कोच आया, जिम्बाब्वे को हार गए। ये मेंटालिटी जब तक नहीं सेट होगी, आप ये सोच के मत जाएं कि आपने जिम्बाब्वे से जीतना है, आप ये सोच के मत जाएं कि आपने छोटी टीमों से जीता। आप ये देखकर जाएं कि आप जो लड़के लेके जा रहे हैं वो एक्सपीरियंस हासिल कर रहे हैं।
देखिए इमरान, आपकी सारी बात का जो जवाब जो मेरे नज़दीक आता है ना, वो ये है, प्रॉब्लम हमारा जो है ना वो डोमेस्टिक से शुरू है। हमारी डोमेस्टिक का जो मेयार है ना, सॉरी टू से मैं ये बात कर रही हूँ कि हमारी डोमेस्टिक का मेयार वो नहीं है कि हम यहाँ से वो खिलाड़ी तैयार कर दें जो हमें इंटरनेशनली जाके परफॉर्म करके दिखा दें। अच्छा देखिए, डोमेस्टिक का मेयार क्या है, दो बातें अलग अलग हैं। आप डोमेस्टिक का मेयार वो गिनती हैं कि क्या हमारे यहाँ से क्रिकेट अच्छी नहीं हो रही, अंपायरिंग ही ठीक नहीं है, राइट। मेरा कुछ और है, मैं कहता हूँ जो लोग डार साहब अगर वहां पर बैठ सकते तो क्या यहाँ पर बैठ के अंपायरिंग को नहीं ट्रेन कर सकते? देखिए उनका काम पता क्या बनता था, उनका काम बनता था पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर कि वो क्रिकेट बोर्ड के अंदर अंपायरिंग पैनल के हेड बनते और उनका काम क्रिकेटर बनाना नहीं है। दूसरी बात, क्या आपके फर्स्ट क्लास के अंदर जो प्लेयर आते हैं क्लब से या डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट खेल के, क्या वो मेरिट पे आते हैं? सबसे प्रॉब्लम आप फिर ऊपर से शुरू कर रही है। मैं समझता हूं कि क्लब, डिस्ट्रिक्ट, अंडर 19 यहीं से लड़के अच्छे नहीं आ रहे हैं, यहीं से लंबी लिस्ट जो है ना वो पहले ही भेज दी जाती है, वो सिफारिश खत्म करेंगे, ये मेरे लोग हैं, ये शामिल होने। दुनिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड उठा के देख ले, वो नीचे जो अंडर 19, अंडर 15, 17, 16 आते हैं ना, वो मेरिट पे आते हैं। हमारे लड़के यहीं सिफारिश पे आ जाते हैं। वो क्या करते हैं कि अंडर 15, अंडर 17 खेलते हैं, 19 खेलते हैं, सिफारशी लड़के। अभी भी एक दो टीमें HEC की बनी है, सिफारशी बनी है। मैं आपको अगले प्रोग्राम में दिखा दूंगा पूरा चार्ट, उसमें फिर इमामुल हक साहब के बेटे बगैर परफॉर्म किए हुए खेल रहे हैं। सो प्रॉब्लम यह है कि आपने नीचे से जब अपने सिस्टम के अंदर ही अंडे उस तरह के डालने हैं, फर्ज करें आपने मुर्गी के अंडे डाल दिए हैं, तो क्या उसमें से शाहीन निकलेंगे? निकलेंगे तो वो मुर्गी ब्रायलर ही निकलना है ना, वो शाहीन नहीं बन सकते। देखिए जब आप शाहीन के अंडे डालेंगे ना तो शाहीन ही बड़ा होकर निकलेगा। तो प्रॉब्लम यह है कि आपको नीचे से मेरिट के ऊपर क्रिकेट खिलानी चाहिए। आप कहते हैं कि हमने अब्दुल रज़ाक को जी हार्ड हिटिंग बैट्समैन बनाने के लिए जो पावर हिटर है वो तैयार करेंगे। भैया अब्दुल रज़ाक पावर हिटर कैसे तैयार कर लेगा? आप उसको देंगे कौन से प्लेयर जो कि फर्स्ट क्लास से निकले हुए, जो निकले हुए डोमेस्टिक क्रिकेट से, कहें जी ये लड़के तेज खेलते हैं, इनको पावर हिटिंग सिखाओ। वो कभी पावर हिटिंग नहीं सीख सकते मीरम। आपको खिलानी पड़ेगी क्रिकेट। मैं थोड़ा फिनिश कर लूं। आपको अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 पे पावर हिटर बनाने पड़ेंगे। आप वहां बनाएंगे तो वो दिलेर क्रिकेटर बनेंगे जो इंडिया में, पूरी दुनिया में होता है। आप वहीं पे बच्चों को कहते हैं सीधा सीधा खेल, तूने आउट नहीं होना, तूने ये नहीं करना। तो बच्चा जब पहले ही डरा हुआ अपना करियर लेके स्टार्ट होगा, वो कभी भी पावर हिटर नहीं बनेगा। देखिए इमरान, आपकी बात 100% ठीक है, लेकिन मैंने जो एक चीज़ देखी है ना, जो मैंने खुद ऑब्जर्व की है, वो ये है कि बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके बच्चे खेल भी रहे हैं और कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं कि जिनकी फैमिली मेंबर्स या बच्चे हमें अभी तक स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम चीज़ें हर एक जैसी नहीं है, एक ही रुख में नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आता ये सिफारिशी कल्चर बनता किस तरह से है, ये कौन प्रमोट करता है? शाहिद आफरीदी के भतीजे हैं समी आफरीदी, वो भी अभी तक हमें किसी टीम में नजर नहीं आए। अब आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं आप देखने वालों को भी बता दूं कि सिफारिशी कल्चर कैसे बनता है। ये इसके 2-3 हिस्से हैं सिफारिशी कल्चर के। एक तो आपने बता दिया कि जो क्रिकेट खेले थे उनके बच्चे अब बड़े हुए हैं और वो अंडरस्टूड खेलने के लिए आ जाते हैं। हसन रजा हैं, उनके बेटे भी हमें अभी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, दिखाते हैं प्लेटफॉर्म पर। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो बड़े क्रिकेटर है ना, जरूरी नहीं है कि उनके बच्चे भी बड़े क्रिकेटर्स बने। जैसे बॉलीवुड में होता है कि अच्छा एक्टर, जरूरी नहीं है कि उसका बेटा भी अच्छा एक्टर बने। नहीं, बिल्कुल सही बात राइट। लेकिन प्रॉब्लम ये कि यहाँ पर जो आपके नीचे लोग हैं, मिसाल के तौर पे जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है या कोई क्लब क्रिकेटर है, उसका बेटा उसको देख के अच्छा क्रिकेटर बन गया, कोई अच्छा अंपायर है उसका बेटा देख के उसको अच्छा क्रिकेटर बन गया, या कोई स्कोरर है, जब वो ऊपर खेलने के लिए आता है, मीरा आप लिटरली इस बात के ऊपर यकीन कीजिएगा, मैं आपको बताने लगा हूं कि सबसे बड़ी रुकावट उसके ऊपर पता कौन बनते हैं? क्रिकेटर ही रुकावट बनते हैं। अच्छा ये फलाने क्रिकेटर का बेटा है, यार ये अच्छा नहीं है, और यार ओदा स्कोरर का पुत्र है, ये उस अंपायर का बेटा, ये उस फर्स्ट क्लास का बेटा, ओ यार है तो फारग है वो तो। वो एक जो हमारी सोच है ना कि जो छोटा क्रिकेटर है उसका बेटा बड़ा क्रिकेटर ना बन जाए, लेकिन दूसरी तरफ हम कहते हैं यार ये बेटा मिसबाह हक है, पर्सनल किसी के साथ कोई ग्रज होता है। दूसरी तरफ क्या आता है, यार ये बेटा मिसबाह हक है, ओ यार खिलाओ यार, नहीं भी खिलाएंगे तो उसका बेटा खेल जाएगा। मिसाल है आपके सामने, पाकिस्तान अंडर 19 खेल गया, दिखाएं उसकी नीचे वाली परफॉर्मेंस क्या है। अगर रजाक का बेटा खेल रहा है, अगर अजहर अली का बेटा खेल रहा है, इन सबके बेटे खेल रहे हैं ना, वो अंडरस्टूड सिलेक्ट हो जाएंगे। फर्ज करें PSL की टीमें बनेंगी, मिसाल दे रहा हूँ, PSL की जो जूनियर PSL हुई या बड़ी PSL की, तो सबसे पहले वहां पर मेंटोर कौन बैठे होते हैं? मिसबाह, इंजमाम, ये सारे लेजेंड वहां बैठे होते हैं। तो क्या उनका बेटा जब आएगा, सबसे बड़ी मिसाल मोइन खान का बेटा, आजम खान की बात कर लेते हैं। आजम खान अगर किसी गरीब स्कोरर का या गरीब अंपायर का या किसी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर का बेटा होता, मैं दावे से बात कह सकता हूं कि वो कभी भी
जूनियर क्रिकेट का एक मैच भी ना खेलता, वो पाकिस्तान की क्रिकेट खेल गया। वो उसकी फिजिक देख के निकाल देते हैं बाहर, चल बाहर निकल, तेरा वेट है खेलने वाला। सो प्रॉब्लम ये है कि हमें अपनी सोच बात नहीं है, फिजिक की बात नहीं है इमरान। मैं मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ सोचा जाता है, उसने अपने टैलेंट पे क्रिकेट खेली। जो होता है ना, वो आपने खैर सिंगल्स डबल्स भी लेनी होती हैं, वो एक बात अलग है, आपकी फिटनेस जो है वो 100% होती है। सिलेक्टर नहीं घुसने देते, वो लाइक ही नहीं करते कि फिजिक एक तरफ है, आपकी परफॉर्मेंस एक तरफ है। अगर आप देखें रोहित शर्मा, अभी इस वक्त उनका वो वेट नहीं है जो कभी होता था, लेकिन वो परफॉर्म हमें करते हुए मुतअद्दिद बार नजर आए हैं। यही चीज अगर आप देखते हैं, हमारे पास और भी काफी ऐसे प्लेयर्स हैं। अगर हम लाहौर, जी प्लीज, एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं ना कि आपके सिस्टम के अंदर पढ़े लिखे प्लेयर आए, हाँ, तो आपको अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी की टीमें अच्छी बनानी पड़ेंगी मेरिट के ऊपर। प्रॉब्लम ये हो रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर HEC क्या कर रही है, HEC जो टीमें बना रही है, जो टीम वो बनाती है, वो भी प्योर सिफारिश के ऊपर बनाती हाँ, है। ऐसे ही है। अख्तर मुमताज भाट साहब है, पंजाब कॉलेज से उनका ताल्लुक है, उनकी जो टीम है वो सबसे तगड़ी टीम बनती है पाकिस्तान के अंदर। अभी रिसेंटली पेशावर के अंदर एक टूर्नामेंट हुआ है HEC का, उस टूर्नामेंट को देखते हुए एक टीम बनाई गई है। अगर मैं लिस्ट आपसे शेयर करूंगा और उसके स्टैट भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि कितने कितने बड़े सिफारशी लड़के वहां पर खेले हैं जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। आधी से ज्यादा टीम सिफारशियों की, जिसमें मिसबाह उल हक साहब के बेटे भी हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि ये जितनी भी गुफ्तगू आप कर रहे हैं कि इसके अंदर फलां क्रिकेटर मेरिट से नहीं आया, फलां क्रिकेटर किसी प्रोसेस से नहीं आया, हमारा PCB क्या मेरिट पर है? ये बहुत अहम सवाल किया है। अब ये सवाल आपने किया है, इसका जवाब तो फिर मैं देना पड़ेगा। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर इस वक्त जितनी भी सीटें इस वक्त हैं, हाँ, वो आउट ऑफ मेरिट है। बड़ी सीटों की बात कर रहा हूँ। अब अगर आप CEO की बात कर लेते हैं, अगर सुमैर सैयद साहब अभी रिसेंटली आए हैं, जो ब्यूरोक्रेट भी हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर ब्यूरोक्रेट्स का क्या काम है? वहाँ पर तो प्रोफेशनल क्रिकेट से रिलेटेड लोग आने चाहिए, या जो क्रिकेट को सर्व करते रहे वो लोग आने चाहिए। यहाँ पर अगर डोमेस्टिक क्रिकेट की अगर बात करें तो खुर्रम नियाजी साहब आए हैं। खुर्रम नियाजी साहब कैसे आए हैं? वो भी एक ब्यूरोक्रेट थे, उन्होंने थोड़ी सी क्रिकेट खेली भी थी, वो भी आगे, वो भी कहते हैं मुझसे ज़्यादा क्रिकेट का किसी को नहीं पता, वो डोमेस्टिक क्रिकेट को चला रहे हैं। आप जिस डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें ना, गैर मियारी है, वो उसी वजह से है। हाँ। क्या आपको कोई ऐसा क्रिकेटर, मिसाल दे रहा हूँ, कोई अगर आप इंज़माम उल हक साहब को कहते हैं कि आएँ जी आकर आप डोमेस्टिक क्रिकेट चलाएं, तो उनको आके चलानी चाहिए ना, क्योंकि वो उस स्ट्रक्चर में उस तरह रूल खुल के आए थे कि कहाँ खराबी है। उनके प्रॉब्लम ये है कि हमारे लेजेंड्स ये सीटें एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा, वैसे इंज़माम उल हक साहब से जब मैंने पूछी थी ये बात, तो उन्होंने कहा था कि मैं अपना क्रिकेट की जिम्मेदारियों से एक तरफ होना चाहता हूँ, मैंने बहुत कर लिया। तो आज पेशावर ज़ल्मी के साथ लेके ट्रायल ले रहे थे, वो क्यों ले रहे हैं? देखिए, PCB के साथ मतलब वो नहीं, मजीद आगे जो है ना वो कंटिन्यू, PCB काम नहीं करने देते ना बैठ के अंदर। यही सिलेक्शन कमेटी क्या हमारी मेरिट पर है? सिलेक्शन कमेटी में इंज़माम उल हक साहब के बाद 2023 के वर्ल्ड कप के बाद कितने ऐसे फैसले हुए हैं जो मेरिट पर नहीं है? अच्छा, ये भी एक प्रॉब्लम है। देखिए, जो भी चेयरमैन आता है, एक चेयरमैन जाता है, वो पूरे का पूरा सेटअप उठाता है, उठा के बाहर फेंक डंप कर देता है। हाँ। फिर नया सेटअप आता है वो अपनी मर्जी का लेके, और वो देखता है कि अच्छा यार, वो तजर्बे कर, मोहसिन नकवी साहब ने बहुत तजर्बे किए हैं, बहुत यूटर्न लिए हैं अपने पूरे इस अब तक के जो छोटा सा उनका करियर है, लेकिन उससे गेन क्या कर पाए वो पाकिस्तान की टीम के लिए? क्या हम देखिए, अगर मोहसिन नकवी साहब की ये डिसीजंस अगर आगे जाके अच्छे साबित हुए तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा। अगर ये उनके डिसीजंस चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं काम आए तो फिर आपको बहुत सारे यू टर्न दिखाई देंगे। यू टर्न का टैग तो है, लेकिन खैर किया है मोहसिन नकवी साहब ने, ऐसा नहीं है। मेरी गुज़िश्ता 2 दिन पहले भी बात हो रही थी इसी हवाले से कि मोहसिन नकवी साहब ने अगर यू टर्न लिए हैं ना, तो वो उन्होंने उनको ठीक भी करके दिखाया है। वो वक्ती तौर आपको लगता है यार ये तो यू टर्न है, ये तो मुकर गए हैं, इन्होंने तो कहा था कि हार मेरी है जीत तुम्हारी है, लेकिन ये उसके बाद तो ये सर्जरी की बात कर रहे हैं। बात आ गई ना कि फिर आप कानों के कच्चे हैं, फिर आप पहले लोगों पहला डिसीजन, इसका मतलब फर्स्ट डिसीजन उनका नहीं होता। देखिए इमरान, हमारा एज अ नेशन ये प्रॉब्लम है, हम एज अ नेशन इस बात के लिए फेल करते हैं। मैं ओपनली ये बात कर रही हूँ कि हम एज अ नेशन हम कहते हैं कि बस आज जो कह दिया है उसको आज ही करके हमें दिखाएं। हम वक्त देते ही नहीं है, हम मौका देते ही नहीं है। हमारा प्रॉब्लम एज अ नेशन ये है कि हम बहुत ज्यादा क्विक हैं, हम चाहते हैं हमें फौरी रिजल्ट्स मिल जाएं, ऐसा नहीं होता। तो पहले वक्त देना पड़ता है, थोड़ा सुनना पड़ता है, थोड़ा चीजों को देखना पड़ता है। इतने सालों की खोदी हुई जो है वो जमीनें हैं, उनको पुर करने में वक्त तो लगेगा, सडनली नहीं होता। फिर पहला डिसीजन जब भी कभी होता है ना, यू टर्न लेना पड़ता है, फिर वो पहला डिसीजन मोहसिन नकवी साहब का नहीं होता, वो पहला डिसीजन किसी और का होता है जिसके ऊपर मोहसिन नकवी साहब साइन करते हैं, स्टैंप लगाते हैं। जब वो देखते हैं कि यार ये मैंने किसी के कहने पर डिसीजन किया, ये तो गलत है, तो फिर वो फौरन यू टर्न लेते हैं और उस डिसीजन को ठीक करते हैं। दिस इज गुड, ये अच्छी चीज है कि आप अपनी गलती को सुधार लेते हैं टाइम से, और ये काफी गलतियां टाइमली सुधारी गई हैं।
आपके प्रोग्राम में हमने बैठ के आपने बहुत सारी ऐसे पॉइंट रेज किए हैं जिससे चीज़ें ठीक हुई हैं। हम स्टार्ट कर लेते हैं वहाब रियाज से। वहाब रियाज से शुरू करते हैं। वन बाय वन हम बात करते रहे, वो चीज़ें चेंज होती रही, वो चीज़ें इम्पैक्ट पड़ता है बोलने का। अब बोलना भी बहुत ज़रूरी है ना मेरा। जब कोई बोलेगा ही नहीं, कोई बात बताएगा ही नहीं, खुशामदें करते रहेंगे बैठ के, तो फिर सिस्टम ठीक नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुशामद नहीं करते, हम तनकीद बरा इस्लाह करते हैं यहाँ बैठ के, जिसकी वजह से कम से कम पाकिस्तान, हमें फ़ायदा हो ना हो, पाकिस्तान की क्रिकेट को ज़रूर फ़ायदा हो रहा है। देखिए फ़ायदा भी हो रहा है और हम कोशिश भी यही करते हैं कि यहाँ पर बैठकर हमारी बातें जो है वो शायद 70% लोगों को पसंद नहीं आती है, लेकिन उनका जब रिजल्ट आता है तो फिर आप ही लोग जो है वो तारीफ करते हैं। साइम अयूब उसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। अगर मैं देखूँ तो ये हमारे जितने भी प्लेयर्स वापस आए हैं, मोहम्मद अब्बास, इवन साजिद खान, जाहिद महमूद को इवन फैक्ट मौका दिया गया। चलें अगर उन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो वाज़ह तो हो गया ना कि आगे हमें किसको कैरी करना है, किसको नहीं करना है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत चीज़ें ठीक हुई हैं। एंड आई विश कि आप लोग इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जब भी हमारा शो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन भी आ जाए, और हमारे प्रोग्राम को लाइक भी करते हैं, जरा हौसला अफजाई हमारी भी हो जाती है। इसी के साथ जो है वो मुझे और इमरान साहब को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड कीप कमेंटिंग। आई विल लव टू रीड योर कमेंट्स एंड आई विल ऐड द कमेंट्स इन द नेक्स्ट शो एज वेल। टेक केयर, बाय बाय।